गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट नंबर 5। तो पिछली कुछ वर्कशीट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अलग अलग बेसिक चीज़ें हमने सीखी, फॉर्मूला सीखे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। तो बता दें आपको कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल ग्राफ के चारों हिस्सों को कहते हैं। कार्तीय तल के अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं वो हैं क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाकार रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, कोटि, भुज, निर्देशांक, वाई अक्ष, एक्स अक्ष। 9वीं कक्षा में भी आपने इन ग्राफ के बारे में पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि इतनी दिक्कत आपको होगी नहीं आज की वर्कशीट को सॉल्व करने में। मैं अपने मित्र को एक कागज़ पर स्थित किसी बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ, तो उसको बताने का तरीका है कि आप कार्तिकीय तल पर एक बिंदु को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। चलो मैं इसके बारे में सीखें। तो अगर देखिए बच्चों, अगर आपको अपने मित्र को एक कागज़ के बिंदु के बारे में बताना है तो आप बता सकते हैं कि बिंदु नीचे की तरफ है, बिंदु ऊपर की तरफ है, बिंदु दाईं तरफ है, बिंदु बाईं तरफ है। लेकिन आप उसकी सटीक स्थिति, बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति नहीं बता सकते। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ में आप सीधा बता सकते हैं कि ये एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है, या एक्स और वाई के अक्ष के बीच में कहीं पे स्थित है, वो आप बता सकते हैं। मैं भी किसी कक्षा में एक विद्यार्थी की स्थिति एवं मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहता या चाहती हूँ, उसके लिए भी यही तरीका है। अब देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में एक जो होती है वो होती है क्षैतिज रेखा, जिसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। एक होती है ऊर्ध्वाकार रेखा, जिसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं। और एक्स और वाई अक्ष दोनों जहाँ पे बीच में मिलते हैं उसे कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु पे एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है। अब ये दो लाइनें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 इनके आसपास क्षेत्रफल हैं, 1 2 3 4। पहला है चतुर्थांश, जिसमें दोनों ही चीज़ें जमा जमा होती हैं। दूसरा चतुर्थांश जिसमें x जमा का होता है और y घटा का होता है। याद रखिए, जब भी संख्याओं को लिखते हैं, जब भी हम ग्राफ की वैल्यू को लिखते हैं, तो पहले लिखी जाती है x की वैल्यू और बाद में लिखी जाती है y की वैल्यू। तीसरा चतुर्थांश में दोनों ही चीज़ें x और y दोनों माइनस के होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का होता है किंतु y माइनस का होता है। जो x अक्ष होता है, जो x बिंदु होता है, इसको भुज भी कहा जाता है और y को कहा जाता है कोटि। तो चलिए, हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें ग्राफ के बारे में समझी हैं। अब ग्राफ के बारे में जो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं, उनके आधार पर जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास के प्रश्न हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाला जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्या होती है। तो अगर आपको याद हो तो कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाकार रेखा जो ऊपर की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि वो वाई अक्ष है। और इन रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग, तो इन रेखाओं द्वारा जो प्रत्येक भाग बना, देखिए क्या कहते हैं उसे कहते हैं चतुर्थांश। तो तीसरे का उत्तर हो गया आपका चतुर्थांश। वह बिंदु जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, ये बिंदु है वो जिसे मूल बिंदु कहते हैं। तो उत्तर लिख लेते हैं अपना, वो बिंदु है मूल बिंदु। और मूल बिंदु पे चाहे x हो चाहे y हो, दोनों का ही मान जो होता है वो 0 होता है। दूसरा प्रश्न है, आलेख का अवलोकन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। तो आलेख का अवलोकन करने का मतलब है ग्राफ को देखना है। पहला है बिंदु b के निर्देशांक। अब देखिए b कहाँ पर है? b है यहाँ पर। इससे मैं x की तरफ गया तो x है मेरा -5 यहाँ पर, और इस बिंदु से y की तरफ गया तो y का मान है 2। पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y। बिंदु c के निर्देशांक c यहाँ पर है। c से x की तरफ गया तो 5, c से y की तरफ गया तो -5। तीसरा है निर्देशांक -3 और -5। तो x की वैल्यू -3 है ये, और -5 है ये। दोनों जो मिले तो मिले ई बिंदु पर, तो हम लिखेंगे वो है बिंदु ई। तो आज की हमारी गणित की वर्कशीट यहीं पे सॉल्व हो गई है। बहुत ही आसान वर्कशीट थी।
और बहुत ही जल्द मैं आपको बता दूं बच्चों कि चैनल पर जो एनसीईआरटी की आपकी किताब है उसके सॉल्यूशन की वीडियोस हम डालने वाले हैं, जिसमें मैथ्स की पूरी बुक के सॉल्यूशंस हम डालेंगे, एक एक चैप्टर करके, एक एक एक्सरसाइज करके, ताकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी कंप्लीट हो सके इन वर्कशीट के साथ। आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है विज्ञान की। तो ये भी वर्कशीट नंबर 5 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि हम पहले चर्चा की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम हैं, इन नियमों को जानते हैं। तो बेटा, जो अणु होते हैं या जो परमाणु होते हैं, हमारे परमाणु के अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाने के लिए एक निश्चित पथ का उपयोग करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी निश्चित पथ में चक्कर लगाता है। इसे एक स्मॉल सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब छोटा सौर मंडल, जिसके 2 पॉइंट हैं। पहला है, जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के पहला कोश, एल दूसरा कोश, एम तीसरा कोश और एन चौथा कोश द्वारा दर्शाया जाता है। तो बेटा, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो आपके कोश हैं। एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी जाती है, जहां k के लिए n का मान होता है 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी पहली कक्षा या k शेल, जिसमें कि 2, दूसरी में होगी 2 गुणा 2 की पावर 2 यानी कि 8, तीसरी में होगी 2 गुणा 3 की पावर 2 मतलब 18 और चौथे में आती है 32। बाहरी कोश या कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। तो किसी का बाहरी कोश जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल या अच्छा कहलाता है। अब पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए जो उनकी परमाणु संख्या है वही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है तो के कोश में आ गया। हीलियम के पास 2 थे तो वो के कोश में 2 आ गए। अब के कोश में 2 ही आ सकते हैं। तो लिथियम के पास अगर 3 है तो पहले के कोश भरा, इसमें 2 आ गए, फिर एल में चला गया 1। ऐसे ही बेरिलियम के पास 4 थे तो पहले के कोश में 2 चले गए, बचे हुए 2 एल में चले गए। धीरे धीरे के कोश के बढ़ते जाएंगे। अब जैसे नियॉन है, नियॉन की संख्या है 10, तो के कोश में गए 2, अब बच गए 8, वो चले गए एल कोश में। लेकिन सोडियम के पास 11 होते हैं, तो के कोश में गए 2, अब बचे 9। एल कोश की जो लिमिट है, जिससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, वो है 8, तो इसने अपने 8 लिए, जो बचा हुआ था वो अगले में चला गया। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते आप देखो तो ये भी चले जाएंगे 8 तक। आर्गन 18, तो पहले में 2 गए, के में 2, फिर 8, जो बच गए 8 वो तीसरे में चले गए। लेकिन अगर पोटेशियम देखें तो उसका जो आखिरी था इलेक्ट्रॉन था वो m के बाद n में चला गया। इसको हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सिंपल तरीका होता है लिखने का। आगे देखते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न है, KLMN कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो देखिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल सेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन सेल में आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके सामने लिख दिया कि चारों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का 2n², और m के लिए जो n की मान होता है वो होता है 3। तो ये हो गया 2 का 2, लेकिन n आ गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 दूनी 18, यानी कि m कोश में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत आसान है। मैंने वैसे तो सॉल्व भी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि mg का नंबर, mg की संख्या होती है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा KLMN 12, 2 आ गए के में, बचे 10, 8 आ गए एल में, क्योंकि एल 8 ही रख सकता है, बचे 2, वो चले गए एम में। अगला है क्लोरीन, संख्या होती है 17, के में गए 2, अब बचे 15, एल में गए 8, अब बचे 7, तो वो एम में चले गए। ऐसे ही सोडियम, संख्या है 11, के में गए 2, अब बचे 9, एल में गए 8, अब बचे 1, वो एन में चला गया। कार्बन का 6 होता है, बहुत ही आसान, के में गए 2, सिर्फ 4 बचे, उसे एल में भेज दिया। और ऑक्सीजन 8, के में गए 2, जो बचे 6 वो एल में चले गए। तो ये हो गए आपके आज के तीनों प्रश्नों के उत्तर।
और इसी के साथ हमने मैथ्स की और साइंस की दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट कर दी हैं। आपसे बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, जो अगली मैथ्स और साइंस की वर्कशीट नंबर 6 आएगी, उसके सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।